डंकी। यह शब्द सुनकर शायद आपके दिमाग में कोई मूवी का सीन याद आया हो, पर मेरे लिए यह वो कड़वी डरावनी सच्चाई है जिसे मैं दोबारा कभी याद नहीं करना चाहता। इस सच्ची आपबीती कहानी में मैं मेरे साथ बीते रियल एक्सपीरियंस की ही बात करूंगा। नमस्कार दोस्तों, विराज की वाणी इस यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की यह कहानी मात्र कहानी नहीं, बल्कि बहुत से लोगों की जीवन की सच्चाई है। बहुत से लोग इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि लगभग हर 10 में से 7 युवा विदेश जाने के चाहवान होते हैं। जब लीगल रास्ते बंद हो जाते हैं तो इनलीगल तरीके से विदेश जाने की कोशिश करते हैं। कुछ बहुत खुशनसीब लोग पहुंच भी जाते हैं, लेकिन अनगिनत ऐसे बदनसीब होते हैं जो रास्ते में ही दम तोड़ देते हैं। उन्हीं में से एक की कहानी है। नमस्कार, मेरा नाम राजदीप सिंह है। पंजाब के अमृतसर का रहने वाला हूँ, पर आंखों में सपने हमेशा अमेरिका जाने के देखता था। अपने इसी सपने को हासिल करने के लिए पहले सब लीगल तरीके से विदेश जाने की कोशिश की, पर जब कोई कामयाबी ना मिली तब भी विदेश जाने का जुनून बरकरार था। मेरे गांव में बहुत से लोग विदेश जा चुके हैं। उनका यहाँ का चकाचौंध कर देने वाला लाइफस्टाइल ने मुझे भी पागल कर दिया था। लगता था विदेश की धरती पर कोई सोना गड़ा है, जो हर कोई चाहते ही अमीर होता जा रहा है। अपने इसी पागलपन को पूरा करने के लिए मैं गलत रास्ते से भी विदेश जाने के लिए तैयार हो गया। एक एजेंट के चक्कर में फंसकर डंकी लगाकर विदेश जाने के लिए ज़मीन बेचकर 15 लाख का जुगाड़ किया। लेकिन वो मेरी ज़िंदगी की सबसे बड़ी गलती थी। पता नहीं था कि सुनहरे भविष्य की तलाश में इस सफ़र पर ऐसे खौफनाक दृश्य देखने को मिलेंगे। एक वक्त ऐसा भी आएगा कि भगवान से मौत की भीख मांगता फिरूंगा कि इस नर्क जैसी ज़िंदगी से रिहाई मिले। पंजाब से लेकर अमेरिका तक के इस सफ़र में ना जाने कितने पानियों, टापुओं, पहाड़ों, खतरनाक पनामा जंगल से होते हुए इंसानों के ऐसे ऐसे रूप देखने को मिले कि इंसानियत से विश्वास उठ गया था मेरा। मेरी फ़्लाइट दिल्ली से जानी थी, इसलिए अमृतसर से अपने सब दोस्तों और रिश्तेदारों से मिलने के बाद मैं अपने 2 दोस्तों के साथ दिल्ली के लिए रवाना हुआ। दिल्ली से इक्वाटोर तक की सफ़र फ़्लाइट से पूरा किया। अभी तक डंकी में आने वाली मुश्किलों से मैं पूरी तरह अनजान था। फिर आगे बोट का सफ़र तय करके कोलंबिया तक गए। उस नाव में बिना किसी सुरक्षा इंतज़ाम के जानवरों की तरह लोगों को ठूसा हुआ था। वहाँ से आगे का सफ़र था असली मौत का सफ़र, यानी पनामा जंगल का वो सफ़र जिसे इंसानों की कब्रगाह भी कहा जाता है। अपने घर से निकले मुझे 4 दिन हो चुके थे। लगा था कि बस थोड़ी बहुत ही मुश्किलें आएंगी, क्योंकि मैं जानता था कि मैं लीगल नहीं बल्कि इनलीगल तरीके से विदेश धरती पर जा रहा हूँ। मुश्किलें तो आनी थी सफ़र में, पर पता नहीं था कि वो सब भी करना और देखना होगा जिससे इंसानियत भी शर्मसार हो जाती हो। खैर, जंगल की शुरुआत में ही हमारे ग्रुप में लोगों की गिनती हुई। कुल 16 लोग थे, जिसमें से 12 आदमी, 3 औरतें और एक 12-13 साल का बच्चा भी था। गिनती पूरी होने के बाद ही
काले अफ्रीकन डॉन्कर्स ने हम सबसे पासपोर्ट भी ले लिए थे, ताकि अगर हम रास्ते में कहीं भी पकड़े जाएं तो हमें कानूनी रूप से पहचान कर वापस डिपोर्ट ना कर दिया जा सके। कहा तो हमें यही था कि यह जंगल का सफ़र बस 2 दिन का ही है, पर हकीकत में इससे कई गुना अधिक समय लगता है। अब जंगलों, नदियों और खाइयों को पार करते हुए हम आगे बढ़ते जा रहे थे। खाने पीने का सामान भी लगभग ख़त्म हो चुका था। तभी रात को हम सब लोग थक कर चूर हुए जंगल में बैठे एक जगह आराम कर रहे थे कि तभी उस सुनसान सन्नाटे को चीरते हुए कुछ लोगों के कदमों की आवाज़ आने लगी। हम सब लोग एकदम से सतर्क हो गए थे। नीचे ज़मीन पर ही लेटे थे सब लोग। सूखे पत्तों पर पड़ती इंसानी कदमों की वो आवाज़ अब धीरे धीरे तेज हो रही थी। तभी कुछ टॉर्च की लाइट हमारे ऊपर पड़ती हैं। वो कुछ अजीब सी भाषा में बात कर रहे थे। करीब 6-7 लोग थे। बोल क्या रहे थे पता नहीं, पर हाथों में हथियार लिए बस वो जैसे हमें हाथ ऊपर करने के लिए ही कह रहे थे। उनके इशारे को समझते हुए हम सब ने डर कर अपने हाथ ऊपर कर दिए। जान मौत के डर से हम सब डरे सहमे वहाँ खड़े थे। असल में वो उस जंगल के माफिया लुटेरे थे। जिस तरह से वो हम सब तक पहुँचे थे, इससे साफ पता था कि उन्हें हमारे वहाँ होने की पूरी जानकारी पहले से थी। उन लोगों ने गन पॉइंट पर हमारा सारा सामान छीन लिया। बस बदन के कपड़े ही बचे थे, ऊपर से अनजान रास्ता। सुबह की हल्की रोशनी में एक नया डॉन्कर फिर से आकर चिल्लाकर हम सबको उठने के लिए बोलने लगा। वो जल्दी जल्दी चलने की बात कह रहे थे। लगातार चलने और भूख प्यास की वजह से सब लोग लगभग थककर चूर हो चुके थे, पर वहाँ कोई किसी का नहीं था सगा। इसलिए पता था कि नहीं चले तो वह लोग वहीं मरता छोड़कर आगे बढ़ जाएंगे। फिर किसी जंगली जानवर का निवाला बनेंगे या किसी की गोली का शिकार, पता नहीं। सब मन मार कर बस चलते जा रहे थे। रास्ते में ना जाने कितने कंकाल और ताज़ा लाशें हमने देखी, याद नहीं। वह मंजर देखकर दिन में भी कलेजा कांप जाता था। कई लाशें इतनी सड़ी गली हालत में थी कि उनको देखा भी नहीं जा पा रहा था। इतनी गंदी सड़न बदबू आ रही थी कि सांस लेना भी मुश्किल था। कीड़े रेंग रहे थे कई लाशों में। यह सब लाशें उन लोगों की थी जो हमारी ही तरह टंकी लगाकर विदेश जा रहे थे, पर कभी अपनी मंजिल तक ना पहुंच सके। भूख प्यास से निढाल जिंदा रहने के लिए हमने घास फूस, पत्ते और कच्चा मांस तक खाया। अब कुछ लोग ये कहेंगे कि जंगल में आग तो जला ही सकते हैं, पर उन लोगों को बता दूं कि हम वहाँ आग भी नहीं जला सकते थे, क्योंकि आग के धुएं से हमारी मौजूदगी का पता चल सकता था। फिर हम पकड़े जाते या फिर से किसी लुटेरों का शिकार बन सकते थे। इसलिए डॉन्कर्स ने हमें पहले ही वार्न किया था कि रास्ते में कभी भी कहीं भी कोई आग नहीं जलाएगा। खड्डों में जमा गंदा पानी तक पीना पड़ता था हमें।
जिनमें मछलियाँ कीड़े तक रेंग रहे होते थे। हम 16 लोग चले थे। अब 7वें दिन तक आते आते बस 9 लोग बचे थे। 7 लोग रास्ते में ही जिंदगी की जंग हार चुके थे। भूख, प्यास और बीमारियों से निढाल हमने दुखी मन से, ना चाहते हुए भी, अपने ग्रुप के उन लोगों को वहीं पर छोड़ा और आगे के लिए बढ़ते चले गए। जिंदगी की जंग हार चुके उन लोगों को ना तो कोई आग देने वाला था, ना ही कोई कंधा। जमीन तक नसीब नहीं होती थी दफन होने के लिए, क्योंकि दफनाने के लिए ना तो मिट्टी खोदने की ताकत बचती थी किसी में, ना ही इतना समय होता था रुकने का किसी के पास। इसी वजह से ना चाहते हुए लोग ऐसे ही वहाँ मर चुके लोगों की लाशें छोड़कर सफ़र में आगे बढ़ते ही जाते हैं। ये बहुत ही कड़वी लेकिन डंकी की एक खौफनाक सच्चाई भी है। आगे का सफ़र तो इससे भी खौफनाक होने वाला था। दोस्तों, 8वें दिन के सफ़र में जो नज़ारा मैंने देखा था वो मैं पूरी ज़िंदगी नहीं भूल सकता। उसे देखकर यह समझ में आया कि इंसान अपनी भूख मिटाने के लिए कितना गिर सकता है और ज़िंदा रहने के लिए किस हद तक जा सकता है। हुआ कुछ ऐसा था, उस दिन का सफ़र पूरा करके हम जंगल में घनी झाड़ियों के पास निढाल पड़े हुए थे। शाम तो गिर चुकी थी, चारों ओर बस हल्का गहरा सन्नाटा छा रहा था। वक्त क्या हो रहा था किसी को कोई अंदाज़ा नहीं था। हम सब ज़मीन पर पड़े ही लेटे हुए थे कि तभी झाड़ियों के दूसरी तरफ से कुछ आवाज़ आने लगी, जैसे कोई कुछ चबा चबा कर खा रहा हो। हमें लगा कहीं कोई जंगली जानवर ना हो जो अपना शिकार खा रहा हो। डरे समय हमने हिम्मत करके उसी ओर बढ़ने की कोशिश की। चांद की हल्की रोशनी में थोड़ा थोड़ा अभी नज़र आ रहा था। डरते डरते जब हम उस जगह झाड़ियों के पास पहुँचे, वहाँ का मंजर देख हमारा कलेजा मुंह को आ गया। वहाँ एक इंसानी लाश पड़ी हुई थी, बहुत ही दयनीय हाल में। उस लाश को कच्चा ही नोचकर खाने वाला कोई जंगली जानवर नहीं था, बल्कि एक इंसान ही था। लंबे बिखरे बाल और दाढ़ी थी उसकी। बदन जैसे सूख कर कांटा हो चुका था। इंसानी लाश के टुकड़े चबाता वो इंसान उस वक्त किसी खूंखार शैतान से कम नहीं लग रहा था। उसे इस हाल में देखकर हम डर के चीखते हुए भागने लगे कि तभी वो खूंखार सा इंसान हमें पीछे से आवाज़ देते हुए बोला, रुक जाओ, रुक जाओ, मैं कोई शैतान नहीं हूँ, मैं भी इंसान हूँ। और रोते हुए ही बोल रहा था। उसकी वो आवाज़ सुनकर हम रुक गए। फिर उसके पास गए और थोड़ी बातचीत के बाद पता चला उसका नाम डेविड था। वो भी इंडिया दिल्ली का ही रहने वाला था और लगभग 4 महीने से उस जंगल में भटक रहा था। वो भी डंकी लगाकर ही अमेरिका जा रहा था। बाकी के पैसे ना दे पाने की वजह से डोंकर उसे वहीं मरने के लिए छोड़ गए थे। वह तो उनसे मौत की भीख मांगता रहा, पर पैसे ना मिलने की वजह से डोंकर उस पर बहुत गुस्सा थे और वो पहले तो उसे काफ़ी पीटते हैं।
पर उसे मारते नहीं। वो गिड़गिड़ाता रहा कि उसे गोली मार दो, पर डोंकर उसे गोली मारकर उसकी मौत आसान नहीं करना चाहते थे। इंसान का यह रूप देखकर हम सब सन्न हो चुके थे। हम सब निढाल होकर वही जंगल में पड़ रहे थे। थकावट की वजह से नींद आ रही थी, पर चारों तरफ आती जंगली जानवरों की डरावनी आवाज़ें वो सुन नींद भी मानो हवा हो जाती थी कि यहाँ हम नींद में पड़े हों और पता चले अगले ही पल मौत सामने खड़ी हो। वही आराम करने के लिए निढाल होकर लेटे ही पड़े थे। रह रह कर ऐसा लग रहा था जैसे कहीं पेड़ों के पीछे से छुपकर कोई तो हमें देख रहा है। खैर वक्त बीता और हम वहीं पड़े रहे। देर रात एक जोरदार चीख से हमारी नींद टूटी और सामने का मंजर देख पैरों तले जमीन खिसक गई। सामने एक बेहद डरावनी सी शक्ल वाली कोई औरत थी और हमारे ही एक साथी के सीने पर चढ़कर बैठी हुई थी। उसके मुंह में उस आदमी का कलेजा था, जिसे वो बड़े ही चाव से हल्की हंसी में हंसते हुए खा रही थी। वो इंसान तो नहीं थी, बेहद डरावनी शक्ल, जगह जगह से कटे जले के निशान, लंबे लंबे गंदे नाखून और वैसे ही लंबे लंबे गंदे नुकीले दांत। आंखें तो मानो नहीं थी, बस गहरे काले गड्ढे थे। वह देख हम सब पूरी तरह से डरकर वहां से जी जान लगाकर भागने लगे। गिरते पड़ते हम बस भागे जा रहे थे। कहाँ जा रहे थे किसी को कुछ पता नहीं। जंगल के उस सन्नाटे को चीरते हुए रह रह कर बहुत बार हमें डरावनी इंसानी चीखों की आवाज़ सुनाई देती रही। लग रहा था जैसे कोई बहुत दर्द में चीख रहा हो, पर इतना पता था कि शायद जो चीख रहा है अब वो जिंदा तो नहीं है। इस अलौकिक दृश्य की कल्पना मैंने जिंदगी में कभी नहीं की थी। भूत प्रेतों के किस्से बस कहानियों में सुने थे, लेकिन अभी जो दृश्य हमने देखा था उससे यह बात सच साबित हो गई थी कि कहीं ना कहीं इन सब शक्तियों का अस्तित्व भी होता है और मौत के बाद भी कहीं ना कहीं कोई तो जिंदगी है। दोस्तों, गिरते पड़ते जब हम भाग रहे थे, न जाने कितने काले साए डरावनी शक्लों वाले हमें जंगल में टहलते हुए दिखे। वो सब डरावने साए हमें ही घूर रहे थे। हम सब डरते हुए बस भागे जा रहे थे किसी तरह अपनी जान बचाते हुए। गिरते पड़ते हमें दूर जंगल में एक टेंट दिखाई दिया जहाँ कुछ मशालें जल रही थी। उस खूंखार डायन और उन खूंखार आत्माओं से पीछा छुड़ाते हुए हम उसी तरफ भागते रहे। थोड़ी देर बाद वहाँ गिरते पड़ते पहुँचने के बाद पता चला वो एक आर्मी कैंप था जो जंगल में पेट्रोलिंग करते हैं और हम जैसे गैर कानूनी ढंग से विदेश जाने वालों को पकड़ते हैं। बस जान बचाने का ये वही रास्ता दिख रहा था। विदेश जाने का सपना तो हमारा अब टूट चुका था, इसलिए हमने वहाँ सरेंडर कर दिया। वहाँ से हमें कुछ दिन कैंप में ही रखा और फिर जेल भेज दिया गया, जहाँ मुकदमा चला
और 2 साल बीत गए हमें अपनी पहचान और बेगुनाही साबित करते हुए। पर इन 2 सालों में जो कुछ हमने जेल में काटा, वो भी कभी हमने ज़िंदगी में नहीं सोचा था कि विदेश जाने का सपना लिए एक दिन हम किसी विदेश की जेल में पड़े होंगे, जहाँ की ना हम भाषा जानते होंगे, ना वहाँ के लोग हमारे होंगे। फिर 2 साल जेल काटने के बाद आखिर हमें भारत डिपोर्ट कर दिया गया। सच कहूँ तो मैंने उम्मीद ही छोड़ दी थी कि फिर कभी अपनी ज़मीन, अपने लोगों को देख सकूँगा। पर शायद भगवान ने मेरे घर वालों की प्रार्थनाएं सुन ली और लगभग एक जिंदा लाश की तरह ही मैं अपने घर लौटा। कई महीने तो हॉस्पिटल में रहने के बाद मैं वापस अपने घर गया। दोस्तों, यह सिर्फ एक कहानी नहीं, बल्कि मेरे जीवन का वो कड़वा सच है जिसे मैं कभी नहीं भूल सकता। और ना जाने मेरे जैसे कितने और लोगों का सच है जो एजेंटों के जाल में फंसकर डोंकी लगाकर विदेश जाते हैं। दोस्तों, आखिर में हाथ जोड़कर बस यही विनती करता हूँ कि ज़िंदगी में कभी भी गलत तरीके से किसी देश में मत जाने की सोचना। फिल्मों में दिखाने वाली डंकी और रियल डंकी में बहुत फ़र्क होता है। खुशनसीब था जो अपनी कहानी बताने के लिए ज़िंदा बच गया, वरना हमारी भी लाशें जंगल में कहीं पड़ी होती और नए आने वाले डंकर्स वैसे ही हमें अनदेखा करके आगे बढ़ते जाते। पर दोस्तों, इन सब से मैंने एक सबक तो लिया है कि ज़िंदगी बहुत छोटी है। चाहे 2 रोटी कम खा लो, लेकिन मेहनत और इज्जत से अपने देश में कमाकर भी खाई जा सकती है। विदेशी चकाचौंध में फंसकर मेरे जैसे कई नौजवान गुमराह हो जाते हैं। खैर दोस्तों, इसी के साथ एक और चीज़ भी समझ में आई कि पारलौकिक शक्तियाँ इस दुनिया में अपना अस्तित्व रखती हैं। तो दोस्तों, यह थी एक सच्ची घटना। आपको इस कहानी के बारे में क्या लगता है, प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। बाकी दोस्तों, ये कहानी जिनकी है वो हमारे ही यहाँ के रहने वाले हैं, क्योंकि मैं भी अमृतसर से बिलोंग करता हूँ। सडनली ये किसी काम से मेरी शॉप पर आए थे, एक एप्लीकेशन डाउनलोड कर रहे थे, तभी एक ऐसे ही बात चली शाहरुख खान की मूवी डंकी के बारे में, जिसे सुनकर इनकी आंखें भर आई। जब मैंने इनसे वजह पूछी, तब इन्होंने जो मुझे बताया दोस्तों, वो सुन मेरे भी रोंगटे खड़े हो गए थे। तब इनकी कहानी को कुछ मैंने अपने शब्दों में आपके साथ शेयर करने की कोशिश की है। आई होप दोस्तों आपको इनकी कहानी पसंद आई हो या आपको इनसे कुछ सीख मिली हो। तो बहुत ही जल्द दोस्तों मिलता हूँ एक और नई कहानी के साथ। तब तक खुश रहिए। चैनल पर नए आए हो तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। दोस्तों, चैनल को जल्दी से मोनेटाइज करना है, समय कम रह गया है। ये आपके प्यार और साथ की वजह से ही होगा। और अगर आप कहानी में यहाँ तक पहुँचे हैं तो अब लाइक सब्सक्राइब किए बिना प्लीज़ मत जाइएगा। जय हिंद दोस्तों।